ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं पॉलिटी के बहुत ही शानदार प्रश्न जो कि आपको आने वाले एग्जामों में कई बार देखने को मिल जाएंगे और पिछले एग्जामों में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। चैनल पर पहली बार आए हो, स्टूडेंट हो, जीके करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर काम का नॉलेज की ही चीज़ मिलेगी, तो नॉलेज के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी व्यर्थ की चीज़ यहाँ प्रोवाइड नहीं की जाती। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए यहां जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कौन से संविधान से राजनीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो ये अपनाए गए हैं आपके आयरिश संविधान से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? तो लिखित संविधान के रूप को यूएसए से प्राप्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यूएसए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है भारत के संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया था, संशोधन द्वारा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में यह कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो यह चीज कही गई है आपके ऑप्शन नंबर भाईचारा में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर भाईचारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा ये कहा गया है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? तो बंधुता शब्द का तात्पर्य है आपका भाईचारे से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी भाईचारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो सबसे अधिक प्रभाव माना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो यहां पर आपका जो दिया गया पहले देख लेते हैं विशेषता कौन कौन सा है। अर्धसंघीय है, बिल्कुल है। शक्ति का पृथक्करण है, मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी यह विशेषता नहीं है, अल्पतंत्र नहीं है हमारे भारत के संविधान में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर मुख्य विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो भारत को सेकुलर राज्य भारत की प्रस्तावना ये बताती है। ऑप्शन नंबर बी भारत की प्रस्तावना यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं लिखा? ऑप्शन है आपके उद्देशिका में नहीं लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या साम्यवादी। तो संपूर्ण प्रभुत्व का भी जिक्र है, समाजवादी का भी, धर्मनिरपेक्ष का भी, साम्यवादी का जिक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से प्रेरित है, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? बता चुके हैं इंग्लैंड से। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? आप भारत के नागरिक कब कहलाएंगे? जन्म यहां पर लिया है, अनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा या फिर अनुरोध करके? तो आपको बता दें यहां पर आप जन्म लें तो भी आप बन सकते हैं, इसके बाद अनुवांशिकता माता पिता का जन्म हो तो भी आप बन सकते हैं, और तीसरा है आपका पंजीयन द्वारा, अनुरोध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएंगे इस प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो न्याय को स्वीकारा गया है आपके राजनीतिक न्याय भी है, आर्थिक न्याय भी है, सामाजिक न्याय भी है। मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही हो जाएंगे इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये शर्तें निर्धारित करने के अधिकार जो है वो संसद को है। ऑप्शन नंबर सी संसद यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है? कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, बताइए इनमें से क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रहेगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो, या कर चुका है तो।
ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करोगे, यहां की खत्म। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई है? तो अस्पृश्यता समाप्त की गई है अनुच्छेद 17 द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता विशेषता है आपकी, यहां पर सही आंसर हो जाएगा संघीय सरकार की। ऑप्शन नंबर बी संघीय सरकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है क्या? तो जारी किया जा सकता है समादेश, जिसको रिट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी समादेश या रिट यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार ये सम्मिलित नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों सही आंसर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो समानता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध, ये सभी मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए संपत्ति के अधिकार को जो है पहले मौलिक अधिकार में रखा गया था, लेकिन अब किस श्रेणी में आता है संपत्ति का अधिकार? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो यहां पर इस चीज के लिए मतलब आरक्षण के लिए देता है, नौकरी में आरक्षण के लिए अनुच्छेद नंबर 16। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, नागरिक समता का आशय क्या है? तो नागरिक समता से आशय जो है वो है आपका कानून के समक्ष समता। ऑप्शन नंबर 1 कानून के समक्ष समता राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित, ये भाषा के आधार पर राज्य ऐसा नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी यहां पर भाषा के आधार पर नहीं कर सकते आप भेदभाव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 आपको टोटल 6 स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है किस चीज की? तो भारतीय नागरिकों को कानून के सामने समानता, कानून की समान सुरक्षा, इसकी गारंटी देता है अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार होता है? तो मत देने का अधिकार आपका एक संवैधानिक अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक अधिकार यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो भारत के मूल अधिकार इनमें से संवैधानिक उपचारों के अधिकार से सुनिश्चित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपका संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो वो आपका ऑप्शन नंबर अनुच्छेद नंबर 51 का, इसमें भारतीय संविधान के जो है नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। 51 का यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, तो 17 और 18 में ऑप्शन नंबर सामाजिक समता की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद नंबर 17। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है,
तो अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है अस्पृश्यता उन्मूलन को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो गोलकनाथ का मामला, इसमें माना है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है भाग 3 में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में क्या शामिल है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा उन उदात्त आदर्शों को सजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। तो न्यायिक पुनरीक्षण आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो भारतीय नागरिकों को धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने संविधान के हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो यह कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता भाषण एवं स्वतंत्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 146, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो मौलिक कर्तव्यों को यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 1976 में समाविष्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो भारत के संविधान द्वारा समानता का अधिकार ये प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कैसे थे? तो मौलिक अधिकार जो है ये मूल संविधान का हिस्सा थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत क्या है? तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटेड है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब क्या माना जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी पूछा था। आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना उनमें से कौन सा है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, इन दोनों में से कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? तो अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। कहा जाता है कि गांधी जी ने नहीं, उनके सहयोगियों ने, अनुयायियों ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें हरिजनों की लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का जो है बात की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है भारतीय परिसर अधिनियम 1861 के तहत। क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिलेक्टेड चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका ये 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकता है गवर्नर जनरल। यह अधिकार मिला था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके जस्ट 1 साल बाद, मतलब 1858 में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणाओं में कुछ आश्वासन दिए थे। आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो ब्रिटिश साम्राज्य ने पूरा किया था वो था आपका देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखना। ऑप्शन नंबर यहां पर भी देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखना। मिंटो मार्ले सुधार का
उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो या मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1909 राइट आंसर हो जाएगा। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो अतिरिक्त निर्वाचन मंडल ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में जो था आपका सुधारों का प्रावधान था प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रांतों में दोहरा शासन राइट आंसर हो जाएगा। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन उसका सदस्य नहीं था? तो 1946 में जो 3 मंत्री थे ऊपर के तीनों थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैमफोर्ड क्रिस्प। लॉर्ड एमरी ये आपके उसमें नहीं थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, लॉर्ड एमरी उसके सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन के। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं मिली थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही नहीं है। भारत की संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो संविधान लागू होने तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार भारत को चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्टार्ट की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का सबसे पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता ये 1935 की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए प्रांतीय स्वायत्तता। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सचिव का पद निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ऑप्शन नंबर ए। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाए। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो औपचारिक रूप से यदि प्रतिपादन आप देखेंगे तो यह किया गया था M.N. रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी M.N. रॉय प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस के द्वारा संविधान निर्माण प्रस्ताव पारित किया गया था 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन हो। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्प योजना के तहत ये जो है कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए क्रिस्प योजना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम
1895 में किसके द्वारा की गई थी? तो 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो संविधान सभा गठित की गई थी आपकी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो संविधान सभा की गठन की मांग ये रखी गई थी फैजपुर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी फैजपुर अधिवेशन राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के 389 सदस्य होने थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो जो मूल संविधान प्रस्तावित हुआ था उसमें आपका ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 और मुख्य कमीशनी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। उपरोक्त सभी तरीके से हुआ था संविधान मूल संविधान के लिए सदस्यों का विभाजन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि आए थे वो आए थे आपके 208 प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 208 प्रतिनिधि राइट आंसर है। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 1947 में पुनर्गठन के स्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ऑप्शन नंबर बी 299 राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा जो कि पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के प्रतिनिधि आए थे 70। ऑप्शन नंबर बी 70 ही प्रतिनिधि आए थे जो पुनर्गठित संविधान सभा हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि आए थे? तो देशी रियासतों के तो 70 आपने पढ़ लिया देशी रियासतों के, और बाकी प्रांतों के 229 सदस्य आए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 229 सदस्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिसर में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि जो आया था वो 10 लाख प्रति व्यक्ति आया था। ऑप्शन नंबर बी 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभा से चुनकर आए थे। ऑप्शन नंबर ए प्रांतों की विधानसभा से राइट आंसर है। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक था आपका संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। देशी रियासत थी हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो बी आर अम्बेडकर जी का पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग वालों ने। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे कहां के? तो संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, इनमें से क्या वाक्य सही रहेगा? तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो थी ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर बी भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के लिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा यह सभा चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान का निर्माण जो किया गया था यह किया गया था आपका संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए थे। ऑप्शन नंबर बी 1946 राइट आंसर है।
भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो संविधान सभा का सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था ये आपका दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा का जो उद्घाटन अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सच्चिदानंद सिन्हा जी राइट आंसर है। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो सबसे पहला सत्र संविधान सभा का हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 राइट आंसर है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बना? तो अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा जी और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। कब चुना गया था ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया क्योंकि इसमें डेट दी हुई है। तो डेट याद रखना, 11 दिसंबर 1946 की डेट थी। 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली सभा स्टार्ट हुई और 11 दिसंबर को इनको अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसको चुना गया था? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ये थे आपके वेनेगल नरसिंह राव जी। ऑप्शन नंबर यहां पर VN राव जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक सलाहकार VN राव या वेनेगल नरसिंह राव जी। संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से KM मुंशी जी थे, N गोपाल स्वामी आयंगर जी भी थे, TT कृष्णमाचारी जी भी थे, HH बेग ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो संविधान सभा में टोटल 13 समितियां बनी थी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए, तभी तो जाके हमारे देश का संविधान बनता। 13 अलग अलग समितियां नियुक्त की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा या मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो प्रारूप समिति या मसौदा समिति या मसविदा समिति इसको बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या थी टोटल 7। ऑप्शन नंबर बी 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गोपालाचारी अयंगर जी थे, अलादी कृष्ण स्वामी भी थे और BR अम्बेडकर जी तो अध्यक्ष ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, मोहम्मद सदाउल्लाह थे, KM मुंशी जी थे और गोपाल स्वामी अयंगर जी थे। ठीक है, मोहम्मद सदाउल्लाह जी, KM मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस अधिकार पर लिए गए थे? तो संविधान सभा में सभी निर्णय ये सहमति और समायोजना के अधिकार से लिए गए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, सहमति और समायोजना का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ये जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा के द्वारा राइट आंसर है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो भारत को संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को ये जो है पारित किया गया था कि हम भारत को एक संविधान देंगे। 22 जनवरी 1947। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है।
तो आचार्य JB कृपलानी जी ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब? तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को जुलाई 1947 को जो है अभिकल्पना को सभा में ग्रहण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था संविधान सभा के द्वारा संविधान को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार जो है मिले थे? तो संविधान सभा के लोग आखिरी बार मिले थे आपके 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को आखिरी बार संविधान सभा के लोग अंतिम बार संविधान सभा आयोजित की गई थी, अंतिम बार मिले थे। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान सभा के 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी जब वो पारित हुआ था? तो उस समय जब पारित हुआ था 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए अभी कितने अनुच्छेद हैं? 2022 की बात हो रही है, 2022 में कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह और 18 दिन लग गए थे। 2 साल 11 माह और 18 दिन टोटल लग गया था संविधान को बनने में, निर्माण होने में। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन सदन के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो संविधान सभा का आविर्भाव हुआ था अंतरकालीन सदन के रूप में 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 राइट है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य। ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित सदस्य। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए स्वराज पार्टी ने 1924 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कथन है? तो यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से सही कथन आपका है। पहला कथन पढ़ते हैं। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। पहला ही कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए पहला कथन बिल्कुल सही है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा को चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सबसे पहले अधिवेशन की अध्यक्षता पहले दिन की जो कि अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे उन्होंने की थी। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी BR अम्बेडकर जी राइट आंसर है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो संविधान पांडुलेखन समिति का जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत का संविधान लागू हुआ था तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 राइट आंसर है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? तो इसको निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 की बात है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए उन्होंने बन गया था 26 अंगीकार कर लिया था कब? 26 नवंबर को, लेकिन 26 जनवरी को ही लागू किया गया था संविधान को। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के अंदर टोटल 15 महिला सदस्य थी। ऑप्शन नंबर डी 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो आत्मा कहा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी गई है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया। ऑप्शन नंबर ए इनमें से जो आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है
किन शब्दों से? तो भारत की प्रस्तावना शुरू होती है। अब हम पता है प्रस्तावना के ऊपर जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में वो पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने जब संविधान निर्माण, बिल्कुल देखिए पॉलिटी मैंने आपको कहां से स्टार्ट करी है, जहां से बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, संविधान बनना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जब संविधान बन गया तो प्रस्तावना के बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हमारी प्रस्तावना स्टार्ट होती है हम भारत के लोग से। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए जो है निर्वाचित होता है। हमारे देश का जो प्रमुख है एक निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहां ऐसा नहीं है कि मोदी जी बन गए तो अगला पीएम उनके बेटे ही बनेंगे। भारत है एक क्या? अच्छा, राज्य मतलब जो है आपका भारत से, संसद से पूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत है क्या? तो भारत जो है राइट आंसर हो जाएगा यह है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारे देश की जो राज्य, मैंने आपको बताया संविधान में राज्य का मतलब पूरा सेंट्रल है, ठीक है, संसद है, उसमें सब शामिल हैं। तो राज्य सरकार मतलब हमारे राष्ट्र के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर एक धर्म को स्वीकार नहीं किया जाता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी, भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, धर्मनिरपेक्ष राज्य है हम। गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो गणतंत्र होता है ये आपका राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसको गणतंत्र कहा जाता है, कि किसी का बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा राजा ना बने, लोगों द्वारा चुनकर आए। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये वर्ड जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है भारत में वंशानुगत शासक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में नहीं है। तो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, वंशानुगत शासक ये हमारे यहाँ नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्यों? तो भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, जो राज्याध्यक्ष होगा पीएम का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? प्रस्तावना यदि आपको याद है कौन सा वर्ड पहले आया है और कौन सा बाद में, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपका आया है सार्वभौम, उसके बाद सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? तो सेक्युलर जो वर्ड यूज किया है, सभी नागरिकों को उनके धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो धर्मनिरपेक्ष जो जोड़ा गया था, आपको बता दें यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, एक तो ये सही है, और 42वां संविधान संशोधन था, तो 1 और 3 सही है। 42वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से अर्थ निकलता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, यह अर्थ निकलता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी,
सामाजिक न्याय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची ली गई है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये ली गई आपकी ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची के लिए। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए, भारत जो संविधान की प्रस्तावना है उसको आत्मा कहा जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता। तो राइट आंसर हो जाएगा चीनी क्रांति 1912, इसका प्रभाव नहीं झलकता। बाकी फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव झलकता है, चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है। तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श दिए गए हैं वो हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, प्रस्तावना राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया, किस शब्द को नहीं जोड़ा गया बोला गया है। तो गुट निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा, बाकी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता अखंडता है। गुट निरपेक्ष ये शब्द नहीं जोड़ा गया था भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था उसमें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपको जो कथन दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको जो कथन दिए गए हैं उसमें से ये सही है कि देखिए, समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, ये तो गलत है। उक्त शब्द 1976 में जोड़े गए। हाँ, जो ऊपर आपको शब्द दिए गए हैं ये 1976 में जोड़े गए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं ये कब जोड़े गए थे, 1976 में। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो भारतीय संविधान ने अपनाया है लोकतांत्रिक गणराज्य को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, लोकतांत्रिक गणराज्य को भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया है, राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। तो लोकतंत्र को यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और आपका सामाजिक राजतंत्र, इन सभी के रूप में अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के संविधान की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो भारत के संविधान की सर्वोच्च सत्ता ये आपकी निहित है जनता में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, जनता प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान जो किए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये किए गए हैं प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में ये प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है किसमें। तो उनकी आगे व्याख्या की गई है आपके मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। आदर्श और उद्देश्य जो दिए गए हैं ये मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में और मूल कर्तव्यों में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रस्तावना में पूर्णतः शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, प्रस्तावना राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है, क्या स्पष्ट नहीं होता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को लागू करने की तिथि प्रस्तावना में कहाँ से पता चलेगी आपको, संविधान लागू कब हुआ था, ये प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता। तो यहाँ पर आपके जो उद्देश्य दिए हैं इसमें से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये जो है भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता, बाकी सभी चीज़ें उद्घोषित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश को भारत और इंडिया कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया
प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कहा गया है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान ये भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया है, स्वीकृत है। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की संप्रभुता ये भारत की जनता में ही निहित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, भारत की जनता राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 26 नवंबर 1949 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण भी हुआ था और इसी दिन अंगीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ? जो अंगीकार कर लिया था 26 नवंबर को, उसके 2 महीने बाद जो है लागू हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था पूरे देश में हमारा संविधान। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य ये जब संविधान लागू हुआ उसके बाद बना। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तभी से बन गया। ऑप्शन नंबर डी। संविधान के उद्देशिका या प्रस्ताव का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो अभी तक केवल एक बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो सबसे पहला संशोधन 1976 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1976 राइट आंसर हो जाएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये प्रस्तावना है हमारी, ठीक है। ये पूरी प्रस्तावना है, जिसको याद नहीं हो वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए, ठीक है। अब इसमें लास्ट में जैसी प्रस्तावना खत्म होती है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पर डैश का अर्थ क्या है, मतलब कौन सी तारीख है? तो जो ये तारीख है जब हमने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था, वो तारीख है आपकी 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था संविधान को। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो संविधान की प्रस्तावना में पूजा की समानता ऐसा कुछ वर्णित नहीं है, सामाजिक न्याय है प्रस्तावना में, राजनीतिक न्याय है, विचार की स्वतंत्रता भी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन से शब्द नहीं थे प्रस्तावना में जब अंगीकृत किया गया था? तो समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो हैं ये बाद में जुड़े, 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों पहले नहीं थे, ये बाद में जुड़े हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो जो परिवर्तन किए गए थे ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो कभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो प्रजातंत्र में, प्रजातंत्र जो वर्ड है, इसके द्वारा वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार है, क्योंकि प्रजातंत्र है मतलब जो चुना जाएगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। अब जनता चुनेगी मतलब वोट होगा, तो प्रजातंत्र। ऑप्शन नंबर बी मतदान का अधिकार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? तो भारतीय संविधान ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर आपको शब्द दिए हैं, उसमें से समाजवाद, ऑप्शन नंबर सी, ये जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, स्पष्ट रूप से ये घोषणा की गई है आपकी संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी संविधान की प्रस्तावना राइट आंसर है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है क्या? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को राइट आंसर हो जाएगा, कहा गया है
ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है, कौन है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग। ऑप्शन नंबर बी, भारत के लोग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सब सर्वाधिक व्यापक और लिखित संविधान भारत का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी भारत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान यदि हम देखेंगे तो ये है आपका अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान नम्य और अनम्य, मतलब कठोर और लचीला, नम्य और अनम्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या? तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का यूनियन राइट आंसर है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। और राज्य से देश स्तर होता है। संविधान में राज्य वर्ड जो यूज किया गया है पूरे देश के लिए यूज किया गया है, ठीक है। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कोई एक कथन सही है। तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन नंबर डी, संसदात्मक प्रजातंत्र है भारत। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? कोई एक लाइन सही है। तो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, भारतीय संविधान। ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन चुनिए। तो भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ये तो बिल्कुल सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, बिल्कुल सही। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं, ये गलत है। मूल कर्तव्य संविधान बनने के समय से शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोई एक कथन सही है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश है, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान कर रखता है, ये भी सही। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर संविधान के बारे में राइट आंसर है। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान कठोर कम लचीला अधिक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, कठोर कम लचीला अधिक राइट आंसर है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, ऐसा क्यों? तो भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि सदन को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में सदन को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, मतलब उपरोक्त सभी, ये सभी जो हैं भारत को एकात्मक, भावना के तौर पर एकात्मक दर्शाते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि, तो भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि ये वकीलों का स्वर्ग है। क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो भारत का संविधान परिसंघीय है, ये केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विवरण जो हुआ है उससे सिद्ध होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता को
जनता के द्वारा सरकार चाहे तो चुन सकती है और चाहे तो उसको बदल भी सकती है, प्राप्त जनता को अधिकार। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? तो भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 350 से अधिक आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान में कुल टोटल कितने आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किस को पता है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत के अंदर आपकी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च पर है आपका संविधान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी संविधान राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? तो हमारे संविधान के वृहद होने का कारण है इसमें संघ तथा राज्यों दोनों सरकारों का संविधान निहित है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का अभिवाहक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिवाहक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? तो वयस्क मताधिकार की उम्र है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 18 वर्ष राइट आंसर है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन नंबर बी संविधान की सर्वोच्चता राइट आंसर है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किस शब्दों को स्थान दिया गया है? तो संघीय की जगह राज्यों का संघ बोला गया भारत को। ऑप्शन नंबर सी राज्यों का संघ राइट आंसर है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी भारत की जनता से राइट आंसर है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो वैध प्रभुसत्ता ये संविधान में निहित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी संविधान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की गई है? तो भारतीय संविधान की जो संरचना की गई है ये की गई है कुछ एकात्मक कुछ कठोर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने फ्रांस में जन्म लिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए फ्रांस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? दर्शन नहीं है पूछा गया है। तो साम्यवादी राज्य ये हमारे संविधान का दर्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। कथन ए और आर दो कथन दिए हैं, इनको पढ़िए। तो भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। बातें तो दोनों सही लग रही हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं। और जो आर है वो ए की व्याख्या करता है, आर नीचे वाला, क्योंकि ऊपर बोला अर्ध संघात्मक और नीचे बोला संघात्मक, ना ही संघात्मक ना ही एकात्मक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च पूछा गया है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान। संविधान सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर सी। कि देखो सिंपल सा, यदि आपको आ जाए वर्तमान में जो संविधान है हमारा भारतीय संविधान है उसमें कितने भाग हैं, कितनी अनुसूची और अनुच्छेद, ये तीन चीजें आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए जुबान पर। अभी 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। अब अनुच्छेद के एक एक करके बिल्कुल शानदार क्वेश्चन देखेंगे। जब संविधान सभा द्वारा अंतरिम रूप से पारित संविधान जो हुआ था उस समय कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो याद रखना है आपको कि संविधान सभा के समय जो पारित हुआ था उस समय संविधान अनुच्छेद थे 395 और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अभी कितनी अनुसूचियां हुई हैं? 12। 395 अनुच्छेद और बाकी और अनुच्छेद जुड़े हैं लेकिन उसके अंदर जुड़े हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां याद रखिएगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो यदि आप गिनती करेंगे और कितनी अनुसूचियां हैं तो गणना की दृष्टि से 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जब बना था तब 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। कहीं कहीं आपको अनुच्छेद 470 मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा वो क्यों होते हैं। ठीक है,
वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो धारा मतलब अनुच्छेद, तो 395 याद रखना। ऑप्शन नंबर बी 395 धाराएं हैं या अनुच्छेद हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? ये लाइन याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, ये आपको एग्जाम में मिल सकता है। भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह दिया गया है अनुच्छेद नंबर 1 में। सबसे पहले अनुच्छेद में दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा और भारत को इंडिया भी कहा गया है। इंडिया और भारत, संविधान में दो नाम लिए गए हैं, एक इंडिया, दूसरा भारत। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में देखो वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, मैं बता रहा हूं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यों का संघ कहा गया है, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान, स्टार लगा लो, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिकता संबंधी, ये वर्ड याद रखना, नागरिकता। तो नागरिकता जो दी गई है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दी गई है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो नागरिकों को मूल अधिकार जो प्रदान किए गए हैं, ये प्रदान किए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 12 से 35, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो याद रखना, जो SC, ST, OBC जो आरक्षण है नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया गया है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 के अंतर्गत यह दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा किसी भी रूप में आचरण का निषेध? दोस्तों आज तक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला अनुच्छेद, अस्पृश्यता का उन्मूलन, कौन सा अनुच्छेद है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। इसको स्टार लगा लो, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन यह दिया गया है अनुच्छेद 57 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? तो एक अनुच्छेद जिसके अंदर निहित है, मतलब वहां आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है। तो अभी आपने 17 पढ़ लिया, 17 याद होगा। सबसे पहला अनुच्छेद, उसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषण की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है या दी गई है? तो वही जो अनुच्छेद 19 है जिसमें भाषण, अभी जस्ट इसके पहले अनुच्छेद 19 पढ़ा आपने, तो अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता, भाई भाषण की स्वतंत्रता हो गई तो वहीं पे आपकी प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसी में निहित है। अब मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के संबंधित है? तो यह भी क्वेश्चन करोड़ों बार रिपीट हुआ है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ होगा, आपने भी पढ़ा होगा, कई एग्जामों में आया है। अनुच्छेद 24, ये अतिशयोक्ति यूज कर ली मैंने, करोड़ों बार तो हो सकता है एग्जाम ही ना हुए हो जिसमें पॉलिटी आई हो। तो अनुच्छेद 24 कई बार रिपीट हुआ, ये समझ लो। अनुच्छेद 24 इसमें बच्चों के शोषण से संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में दिया है अल्पसंख्यक के लिए। अनुच्छेद 29 याद रखना, अल्पसंख्यक से संबंधित है अनुच्छेद 29। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट को भैया हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना पड़ेगा, और यह बोल दिया गया अनुच्छेद 32 में। सुप्रीम कोर्ट को बोला गया भैया आप हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करोगे, और यह बोला गया अनुच्छेद 32 में, लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख है? सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताओ यदि आप में से किसी को पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। किस देश के संविधान से राज्य के नीति निषेध तत्वों को लिया गया है?
आप में से यदि कोई किसी को भी पता हो तो कमेंट करके बताओ। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। राज्य के नीति निषेक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, कमेंट करके बताना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। और यहां पर राइट आंसर देख लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निषेक तत्वों का उल्लेख दिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है यह वर्णित है अनुच्छेद नंबर 39 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? मोस्ट आईएमपी, ग्राम पंचायत से संबंधित है अनुच्छेद 40। राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया है, यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर है 51A। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 51A प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा अभी आपको बताया अनुच्छेद 51A। ऑप्शन नंबर बी, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करा सकेगा। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 में दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 53। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? बताओ, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये जो दिया गया है ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, उपराष्ट्रपति। सबसे पहले तो कमेंट करके बताना है आपको कि राष्ट्रपति कौन है अभी और उपराष्ट्रपति कौन है, दोनों कमेंट करके बताओ कौन अभी राष्ट्रपति है, कौन उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति पद दिया गया है 63 में, 63 अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद के बारे में जिक्र किया गया है। कमेंट करके बताओ अभी फिलहाल राष्ट्रपति कौन है और उपराष्ट्रपति कौन है भारत का। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल जो है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यह आपका किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए अनुच्छेद 75 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो जो मंत्रिपरिषद का गठन होगा अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति डैश से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 76 है, 76। ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो याद रखना 6 माह की अनिवार्यता होनी चाहिए उसके बीच में। ये जो लेख है 85, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो याद रखना राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है और ये उसको पावर दी गई है अनुच्छेद 85 में। ऑप्शन नंबर ए, 85 में ये पावर दी गई है 85 नंबर के अनुच्छेद में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अभी आपको होता है 108, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 110 राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो संचित निधि से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आपका
अनुच्छेद 112 29, 146 3 और 148 6। उपरोक्त सभी ये सभी में संचित कोष के बारे में जानकारी दी गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं किताब जैसे, पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपये की है, लेकिन सभी को 99 रुपये में भी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपये में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी, और फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपये में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जी के क्वेश्चन। तो ज़रूर इसको लीजिए और अपनी जी के स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 1, 2, 3 मतलब अनुच्छेद 123 में दी गई है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग अनुच्छेद 100 राइट आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी 124 राइट आंसर है। तो 123 में हो गया राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, 124 में हो गया न्यायाधीश पर महाभियोग चला सकता है राष्ट्रपति। अगला, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो याद रखना राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से परामर्श ले सकता है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई यदि निर्णय दे दिया या आदेश दे दिया तो उसका दोबारा विचार कर सकता है उस पर। ये 137 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी 137 राइट आंसर है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 141 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ये अनुच्छेद 141 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है किस आधार पर? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो प्रदान की गई है अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर भी अनुच्छेद 32 राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है? तो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय अनुच्छेद 233 ऑप्शन नंबर भी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता अनुच्छेद 245 के अंतर्गत जो है दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां 248 के तहत अनुच्छेद 248 ऑप्शन नंबर डी। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो भारत की संसद राज्यों के लिए कानून बना सकती है अनुच्छेद 252 के तहत। ऑप्शन नंबर यहां पर बी 252 राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो संसद राज्य सूची के विषय में विधि बना सकती है, और ये जो प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 249 में दिया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर डी अनुच्छेद 249 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो संसद विधि निर्माण कर सकता है 253 के तहत। अंतरराष्ट्रीय समझौते की बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय समझौता 253
केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो केंद्र और राज्य का जो प्रशासनिक संबंध है अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक ये वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256 से 63 तक क्या दिया गया है? तो केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध के बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को निर्देश दे सकती है? तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है 256 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। याद रखना, वित्त आयोग 280, वित्त आयोग 280 याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह कहां पर बताया गया है? तो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद 300 का में बताया गया है। आपको पता होगा पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, ठीक है, अब लेकिन उसको हटा के विधिक अधिकार कर दिया गया है, संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी 300 का में डाल दिया इसको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश है? तो सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 311। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 311 राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो नई अखिल भारतीय सेवा का स्थापना का जो प्रावधान है 312 में दिया गया है, अनुच्छेद 312। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो लोक सेवाओं को संरक्षण अनुच्छेद 311 में प्रदान किया गया है यहां पर। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 311 राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान ऑप्शन नंबर डी 315। याद रखना 315 में क्या दिया गया है? तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है राज्य और संघों के लिए, लोक सेवा आयोग 315। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय सेवाएं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो संघ लोक सेवा के कार्यों का जो उल्लेख है ये आपका अनुच्छेद 320 में दिया गया है। 320 में क्या दिया गया है? संघ लोक सेवा के कार्यों का उल्लेख। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए जो प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 324 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग का प्रावधान। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व ये आपका जो दिया गया है ये दिया गया है अनुच्छेद 331 में। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 331 राइट आंसर है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो SC ST के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का जो प्रावधान है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 338 और 338 ए। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान है? तो हिंदी जो है राजभाषा है, अनुच्छेद 3431 343 1 के तहत। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 343 1। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी ये जो प्रावधान किया गया है ये किया गया है अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कमेंट करके बताएंगे आपकी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप में से यदि किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 343 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय राष्ट्रपति लगा सकते हैं और इसकी की गई है घोषणा अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान दिया 56 में। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य वाला आपातकाल, मतलब जो है राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं। और संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल? 3 आपातकाल हैं, 352, 356 और 360। तो 360 में वित्तीय आपातकाल है, 352 में देश वाला आपातकाल है यदि कोई आक्रमण वगैरह होता है, और 356 में राष्ट्रपति शासन, यदि राज्य मनमानी करता है तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। 352, 356, 360 तीनों याद रखना है आपको, बहुत बार पूछे जाते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, कहां पर? तो मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक ही बार प्रयोग हुआ है, और यह प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का यूज हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो 350 ए यदि आप देखेंगे तो उससे संबंधित जो उपबंध है वो है आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। मतलब आप अपनी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इसकी सुविधा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया, तो संसद को संविधान संशोधन का जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का अधिकार है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 ये आपका संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अभी आपको इसके पहले बताया 368 याद रखना, संशोधन कर सकता है जो संविधान में संशोधन होता है। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। मतलब कौन सा? राष्ट्रपति शासन लगाया बार बार, है ना। जिस राज्य में जिसकी सरकार नहीं है, दूसरे की है, ज्यादा यदि परेशान किया तो राष्ट्रपति शासन लगा दो राज्यों में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की गई है अनुच्छेद 370 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। थी है नहीं, है ना। अब हट चुका है 370, तो याद रखना यहां पर प्रदान की गई थी, जब संविधान बना था तब से प्रदान की गई थी। आपको कमेंट करके बताना है 370 कब हटा, किस सन में धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई। कमेंट करके बताना जल्दी, ठीक है। किस सन में धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा ली गई थी, बताना कमेंट करके। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो नागालैंड जो राज्य है इसमें विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 का में इसका प्रावधान है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 371 का। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता था? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो 352, 356, 360 ये तीन अनुच्छेद याद कराए थे। कमेंट करके बताओ 356 पढ़ाया है मैंने, अभी आपको बताया 4 बार। 356 का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी के सभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान ये आपके अनुच्छेद 371 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी 371 राइट आंसर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंधों का प्रावधान किस राज्य से संबंधित है? तो 371 जी में जो दिया गया है ये है मिजोरम से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण दिए जाते हैं? तो भारत रत्न और पद्म विभूषण आदि अलंकरण ये अनुच्छेद 18 में इसका जिक्र है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18 राइट आंसर है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, संचालन के अधिकार की मान्यता दी गई है? तो अल्पसंख्यकों के लिए ये मान्यता जो दी गई है ये दी गई है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो मातृभाषा में शिक्षा
थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इससे संबंधित एक और अनुच्छेद 350 में, यहाँ पर 350 राइट आंसर हो जाएगा। मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन से हैं? तो समानता का अधिकार जो प्रदान किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा समानता के अधिकार के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 संबंधित है, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 51 राइट आंसर है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी सहमति दी? तो चुनाव सुधारों का अध्यादेश भेजा था, राष्ट्रपति ने उसको वापस भेज दिया, फिर राष्ट्रपति जो है सहमति दी थी राष्ट्रपति ने, वो जो आपका अनुच्छेद था, तो वो अनुच्छेद था आपका अनुच्छेद नंबर 123, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 123 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव 2002 में जो हुए थे को स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत लिया? तो आपको बताया था एक अनुच्छेद में कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, और वो था अनुच्छेद 143, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 143। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो कार्यपालिका शक्ति का ऐसे प्रयोग करो कि कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, और ये जो दिया गया है, ये दिया गया है अनुच्छेद नंबर 258 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद नंबर 258 राइट आंसर है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा यदि अन्य परिसंकटमय नियोजन में और अन्य किसी भी परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो 14 साल से शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा है, ये दिया है अनुच्छेद नंबर 24, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद नंबर 24 राइट आंसर है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, किसके द्वारा? तो समानता का अधिकार अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था 14 से 18, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा अनुच्छेद 355, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद क्या कर सकता है? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार जो संसद है क्या कर सकता है? तो ये कर सकता है आपका किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है अनुच्छेद 3 के अनुसार। तो यहाँ पर 2 और 3 दोनों ही सही है, तो 2 और 3 दिया है आपको ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में है? तो कैग, जिसको बोलते कैग, CAG, ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 148 के तहत, ऑप्शन नंबर सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, अनुच्छेद 148 याद रहेगा, कैग का 148 याद रखना, कैग 148। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार सभी का हक, वो है जिम्मेदारी, हमारी भी है आपकी भी है, अनुच्छेद 48A, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके लिए बना था अनुच्छेद 333, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 333 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 51, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51 जो है विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, यह दिया गया है अनुच्छेद 253 में, ऑप्शन नंबर डी 253 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अभी तक नहीं किया गया है,
तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन 360 वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, 360 याद रखना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है किसका, तो इसमें उपबंध किया गया है अस्पृश्यता उन्मूलन का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है, तो नीति आयोग जो बनाया गया है, ऑप्शन नंबर नीति आयोग के लिए यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, कमेंट करके बताइए, नीति आयोग का पुराना नाम क्या था। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, तो विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 167, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, अनुच्छेद 315 या 335, कोई एक सही है, अनुच्छेद 315 या अनुच्छेद 335। एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन शायद गलत बता दिया मैंने, एक सेकंड रुक जाइए। इसका आंसर होगा, पहले सुन लीजिए, किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना समाप्ति का प्रावधान, टिक लगा लीजिए, 169 में है, ऑप्शन नंबर बी। वही मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ है, 169 में है विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति। और इसका आंसर कमेंट करके बताओ, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में इसको एक आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।